ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। तो 6500 करोड़ है। और मॉडर्न मेडिसिन का जो है एलोपैथी का, तो 1,35,000 करोड़ है। पूरी दुनिया तंदुरुस्ती की भीख मांगने वाली है, आज भी मांग रही है। आयुर्वेद प्रोडक्ट के लाइसेंसिंग में बहुत परिवर्तन आ चुका है। जो डेयरी टेक्नोलॉजी से बनता है, दैट्स ऑलरेडी बटर ऑयल। ऐसे मेडिकेटेड ग्रोथ 200 की संख्या में, चरक संहिता में जो उल्लिखित है 200 से ज़्यादा मेडिकेटेड घी का वर्णन है। ये एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। 1954 का जो है DMR एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, वो ऐसा कहता है कि कोई एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी कोई भी नहीं कर सकता कि ये मिट सकता है। तो आयुर्वेद जो है वो सनातन सत्य है। मैंने करीबन 3-4 एलोपैथी के MD डॉक्टर की माइग्रेन को कंप्लीट क्योर किया है। तो नस्य इज द मास्टर थेरापी। लेकिन माइग्रेन होने की प्रमुख वजह क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वो भी ज़्यादा देना, तो वो भी माइग्रेन का एक कोज माना गया है। तो खाओ भाई, तुम भुगतना तुम्हें ही है। कॉन्ट्राइंडिकेशन और साइड इफेक्ट दोनों में अंतर है। 1 घड़ी यानी 24 मिनट, तो 96 मिनट पहले, तो वो भी बदलता रहता है। हर रोज का ब्रह्म मुहूर्त बदलता है। सिर्फ रोगों का वर्णन है ऐसा नहीं है। पहला तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण हो, रोग उत्पन्न ही न हो, वही सबसे पहला आयुर्वेद है। क्या बिग कंपनी ओवर कमर्शियलाइजेशन कर रही है प्रोडक्ट का? आज का एपिसोड काफ़ी ही मिथ ब्रेकिंग रहा हमारे लिए। ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो हमने सुने, हमने फैक्ट्स समझे डॉक्टर से, तो वो अगर हम हमारी निजी लाइफ में समझे, सोचे, थोड़ा उस पर क्रिटिकल थिंकिंग भी करें, तो काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे। तो अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो अपनी पूरी फैमिली के साथ देखें, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए हैं। गायनेक इश्यूज़ है, माइग्रेन, एपिलेप्सी, या फिर आपके डे टू डे एक्टिविटीज़, जो हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंट ऐसी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें कि आपको क्योर करने की नौबत ही ना आए। तो प्लीज़ अपने फैमिली के साथ बैठ के ये पूरा एपिसोड देखिए, या फिर उनके साथ शेयर करिए, ताकि किसी एक पर्सन को एटलीस्ट इस एपिसोड से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। वेलकम डॉक्टर राजेश सर टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द आयुर्वेदिक पॉडकास्ट। एंड कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, जो हमारा आयुर्वेद के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आयुर्वेद एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको हम एक टर्म भी कहते हैं। तो इतना ओल्ड और इतना इफेक्टिव होने के बावजूद आज की जो नई जनरेशन है, दे आर फीलिंग समवेयर अ गुड अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस इन एक्सेप्टिंग आयुर्वेद। वो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो यू बीइंग द फ्लैग बेरर ऑफ आयुर्वेद, तो आपका क्या इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों ऐसा ट्रस्ट इश्यूज आज की जनरेशन को है स्पेसिफिकली? मेरा ओपिनियन ये है कि ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे, मैं गर्भ संस्कार का भी कार्य करता हूँ, तो जो कपल आते हैं ज़्यादातर गर्भ संस्कार के लिए, तो वो सब आयुर्वेद के लिए आते हैं। मैं ऐसा बोलूँ तो पूरे भारत में से एक भी स्टेट ऐसा नहीं होगा कि मेरे यहाँ पेशेंट नहीं है। मान लो महाराष्ट्र से 2000 या राजस्थान से 1000-1200, 20 कंट्री में से मैं 950 पेशेंट को ट्रीट कर चुका हूँ। तो जो यंगर है जनरेशन, वो ज़्यादा आयुर्वेद से रिलेट कर रही है। मेरा थोड़ा सा सिक्के की दूसरे पहलू की तरह मैं बोलना चाहता हूँ कि यंगर जनरेशन ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, क्योंकि वो सोशल मीडिया से, इंस्टा के रील से जुड़े हैं, और आयुर्वेद को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। जैसे ये एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है और पॉडकास्ट का है, तो ऐसे नहीं मिल रहा था। वो अभी एक्सप्लोर हो रहा है, ताकि बहुत सारी, हम देखते हैं कि आयुर्वेद की बहुत सारी विधियाँ, बहुत अग्निकर्म है, पंचकर्म थेरापी है, किसी ने कुछ रिपोर्ट दिए हैं, तो जो एक्सप्लोर नहीं हो रहा था, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एविडेंस रख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो यंगर जनरेशन से जुड़ी है जो, तो वहाँ से कैच हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। मेरा ऐसा है कि वो धीरे धीरे यहाँ बदल रहा है, ये बदलते माहौल का है। और आयुर्वेद ओल्ड एज है, ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है, अनादि है, शाश्वत है। क्योंकि जिस ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने ब्रह्मा स्मृत्वा ऐसे करके वहीं से आयुर्वेद की स्मृत होती है कि इस मनवंतर की जो शुरुआत हुई, वहाँ ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया और उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया। वहाँ से आगे होते होते आया, और धन्वंतरी के द्वारा जब ये समुद्र मंथन हुआ देवों का, तब वो धन्वंतरी भगवान अमृत कुंभ के साथ आयुर्वेद के श्लोकों की संहिता के साथ प्रकट हुए, और
पृथ्वी के ऊपर पीड़ा भोग रहे जो मनुष्य है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स से सफरिंग हो रहे थे, उनके लिए परमानेंटली सॉल्यूशन, अंतिम जो सत्य है ब्रह्मांड का, वो सब ज्ञान लेके जो प्रकट हुए वो धन्वंतरी भगवान है, उन्हीं का दिया हुआ है और स्वर्ग में से नीचे आया हुआ है, हैंडेड डाउन फ्रॉम स्वर्ग। तो ये पृथ्वी के ऊपर ये कोई मनुष्य का इन्वेंट किया हुआ नहीं है, नॉट मैन इन्वेंटेड, गॉड ब्लेस्ड, गिफ्टेड। हाँ, गॉड गिफ्टेड है ये। तो इसी की वजह से फॉर एवर है, आयुर्वेद रहने वाला है। बहुत सारे लोगों ने इसकी उपेक्षा की, लेकिन जो गवर्नमेंट ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया। मान लो अभी बजट, लास्ट बजट की 2023 के बजट की बात करो तो 6500 करोड़ है, और मॉडर्न मेडिसिन का जो है एलोपैथी का तो 1,35,000 करोड़ है। तो मतलब ये अभी तो 4% 5% के आसपास जा रहा है, पहले तो 2.5% था। तो इतने फास्ट एरा में भी वो 4.5% है। इतने में अगर आयुर्वेद इतना एक्सप्लोर कर रहा है तो अगर 50-50 का चांस मिल जाए तो आयुर्वेद कहाँ पहुँच सकता है। तो आपके हिसाब से क्या करंट गवर्नमेंट जो हमारी है उसका क्या एक रोल है क्या आज आयुर्वेद को अगर हम देखें तो फॉरेन कंट्रीज जैसे जर्मनी है, यूएस है, वहाँ पे लोग इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन यहाँ पे अभी भी मैंने जैसे आपको बताया कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है ये जनरेशन में। उनको लगता है कि शायद एक स्लो एंड स्लगिश अप्रोच है आयुर्वेद का। तो क्या गवर्नमेंट का भी एक रोल है आयुर्वेद को अपलिफ्ट करने में आपके हिसाब से, ये जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उनका? हाँ, थोड़ा सा है, लेकिन अभी जो होना चाहिए वो प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। अच्छा। अपेक्षा तो बहुत है कि परिवर्तन आए और बहुत अच्छा कुछ मिले, क्योंकि मैं दूसरी तरीके से बोलूँगा कि चलो मान लो दो घोड़े हैं, उनको लड़ाने का है, तो एक घोड़े को अगर बादाम का सीरा खिलाया जाए, गाय का घी खिलाया जाए, काजू बादाम बहुत मावा मलाई सब खिलाया जाए, और दूसरे घोड़े को 15 दिन का फास्ट करवाया जाए और फिर कुछ न दिया जाए, या फिर थोड़े बहुत चने या मूंग खिला दिए ऐसे करके, और फिर कहा जाए कि आप दोनों लड़िए, तो परिणाम तो पता है सबको जी। कि जो 15 दिन से भूखा है जो है तो वो कैसे एक्सप्लोर होगा, फिर भी एक्सप्लोर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से भी बोलना चाहता हूँ कि इसको करिए, ये हमारा ट्रेडिशनल हमारा नॉलेज है, वो इसको अगर अपलिफ्ट करना है तो पूरी दुनिया तंदुरुस्ती की भीख मांगने वाली है, आज भी मांग रही है। तो ये जो भीख मांग रही है उसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है, आयुर्वेद बहुत कुछ कर सकता है। तो गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें भी, हम जो आयुर्वेद वाले हैं या समाज में हैं, सरकार में हैं, जो भी है, तो समय को आयुर्वेद के साथ, आयुर्वेद को समय के साथ चलने के लिए जो चेंजेस होने चाहिए, तो आप जैसे जो परिवर्तन कर रहे हैं ऐसे, तो आयुर्वेद को सोशल मीडिया पे यहाँ पे ऐसे लाना, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ऐसे परिवर्तन बहुत सारे आए और आयुर्वेद जो है एकदम फ्लोरिश हो। एक और हमारा एक छोटा सा इसमें पॉइंट था कि लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद के रिजल्ट्स बड़ी देरी से आते हैं, स्लो रिजल्ट्स है या फिर डिलेड रिजल्ट्स जिसको बोलते हैं। तो इसमें आप कहीं ना कहीं आप जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से क्या आयुर्वेद की आजकल के डॉक्टर्स या आजकल की जो न्यू जेन मॉडर्न आयुर्वेद जिसको बोलते हैं, क्या उस थेरेपी में कहीं लूप होल्स है, या फिर जो डॉक्टर्स जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसमें घी आ गया या जिसमें हम लोग बोलते हैं जिसको टैबलेट्स कैप्सूल्स आ गई या फिर आसव वगैरह आ गए, क्या इन प्रोडक्ट्स में कहीं लूप होल्स है या फिर हमारे ये जो न्यू जेन मॉडर्न आयुर्वेद में उसमें कहीं लूप होल्स है जिसकी वजह से ये स्लो रिजल्ट आते हैं? क्योंकि अगर स्लो रिजल्ट आ रहे होते तो शायद इतना लंबा करियर आयुर्वेद का नहीं होता, 6 साढ़े 6 7,000 साल जो आयुर्वेद पुराना है। तो अगर स्लो होता तो इतना लंबा नहीं होता। तो आपके हिसाब से अभी लूप होल्स कहाँ है? क्या ये बिग कंपनीज के मार्केट में है या ये हमारे न्यू जेन डॉक्टर्स के थेरेपी में या उनके वर्किंग स्टाइल में कहीं इश्यूज है? हाँ, 2-3 पहलू हो सकते हैं इसमें। एक सबसे पहली तो क्वालिटी तो है कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाली फार्मा कंपनियां पहले नहीं थी, अब आ रही है। मैं 97 में जब शुरू किया तो बहुत गिनी चुनी थी, आज बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है। आयुर्वेद प्रोडक्ट के लाइसेंसिंग में बहुत परिवर्तन आ चुका है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन चुका है, बहुत अच्छा बन चुका है, अभी आगे और भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है, और आयुर्वेद के खुद के स्टैंडर्ड है। कभी कभी क्लैश भी होता है कि मॉडर्न पैरामीटर, क्योंकि आईएएस और जो स्टैंडर्ड्स वगैरह जो बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो नॉन आयुर्वेदिक थे, तो उनको और आयुर्वेद के सिद्धांतों को ये जज नहीं रहा था, क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि आसवरिष्ट है तो जितना पुराना होगा भस्म है। जो कुछ ऐसी औषधियाँ हैं कि
जितनी रस रसायन है, तो जितनी पुरानी होगी उतनी एफिकेसी बढ़ेगी। घी है। हाँ, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी तो हो सकती है। जी। तो उन्होंने रूल्स बना दिया था कि एक्सपायरी लिखनी जरूरी है। जरूर। लेकिन अभी बहुत फाइट के बाद कुछ अभी हुआ है कि 10 साल का तो परमिशन मिल गया है। जी। तो रस रसायन, भस्म, आशावरिष्ठ कुछ ऐसी कैटेगरी है कि जिनमें है, तो घी है तो वो 5 साल में उसकी एफिकेसी रहती है। तो पहले ऐसा था कि 3 साल का ही मिल रहा था, बराबर। तो ये सब परिवर्तन हो रहा है। और आयुर्वेद में ऐसा है कि आशावरिष्ठ जो है, भस्म है, तो मान लो 20 साल पुराना है, 40 साल पुराना, 50 साल है, जितने ज़्यादा साल बढ़ेंगे उसकी एफिकेसी बढ़ेगी। तो दुनिया के किसी मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट को ये जज नहीं रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आज 2024 है, तो 1924 में बनी हुई सुवर्ण वसंत मालती है, तो उसकी एफिकेसी आज की जो बनाई हुई है उससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है। तो जितनी पुरानी है तो वो एफिकेसी रहती है। तो ऐसे नहीं है कि वो तो आयुर्वेद के ये पैरामीटर है और मॉडर्न पैरामीटर, उसमें कहीं क्लैश हो रहा है। लेकिन अब खुद आयुर्वेद फ्लोरिश हो रहा है, शायद नियति की, ईश्वर की, प्रकृति की यही इच्छा है। तो इसीलिए कोविड काल में भी हमने देख लिया, गोल्डन मिल्क जो कहा जाता था हल्दी है, तो 350 करोड़ के आसपास जिसका एक्सपोर्ट हो रहा था, आज अभी ऐसा हो रहा है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में ये अब यूरोप, ये कंट्री है, दुबई है, अबू धाबी है, वहाँ पे, तो वहाँ पे करीबन 1150-1200 करोड़ का सिर्फ हल्दी का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो गोल्डन मिल्क जो हमारा कहा जाता है कि हल्दी वाला दूध है, सर्व औषधि। हाँ, तो उसमें जा रहा है। हमारी जो काऊ घी है, तो जो हमारी खुद की भारत की एक विरासत है, ये उसकी ट्रेडिशन जो है, उसकी परंपरा है बिलोने से घी बनाना। तो जो डेयरी टेक्नोलॉजी से बनता है, दैट्स ऑलरेडी बटर ऑयल। ये बटर ऑयल है और घी है, उनको पता ही नहीं है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, ये हो सकता है। लेकिन आयुर्वेद पद्धति से अगर बनाया गया और वो ट्रेडिशनल पद्धति से कि दही को, दूध को जमाया जाता है, वो भी गाय का दूध है, देसी गाय का दूध है, गिर और कांकरेजी है, जो देसी नस्ल की गाय है, जहाँ सूर्य केतु नाड़ी जिसमें होती है, और वो सूर्य से अपनी ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी जो खुंद होती है, तो वहाँ से गोल्ड को वो सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण करती है, उसीलिए गाय ने जो खाना खाया है उसमें से सुवर्ण में परिवर्तन होता है। तो ये सत्य किसी को पता नहीं था। ये जब मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, ये जांच परीक्षण में आया, तब पता चला कि गाय का दूध इसीलिए पीला होता है कि उसमें गोल्ड है, और वो इसी के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। और हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण लिखे गए हैं वो एफिकेसी हो रही है। तो जो गाय का घी है, गाय का दूध है, उसको जमाया जाता है, दही हुआ, तो मधुरी भाव वाला दूध है वो अम्ली भाव वाला दधी में परिवर्तन हो गया। फिर उसको मंथन किया जाता है तो उसके अणुओं में परिवर्तन आ जाता है। तो मंथन संस्कार होता है, अम्लीकरण का संस्कार हुआ, मंथन संस्कार हुआ, फिर उसको तपाया जाता है। तो मक्खन को तपाया जाता है तो अग्नि संस्कार होता है, तो वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला नहीं रहता है। और अगर उसको सोने पे सुहागा जैसे मिल जाए तो पंचगव्य आदि घृत है, दूसरे शतावरी घृत है, फल घृत है, आयुर्वेद के अश्वगंधा घृत है, त्रिफला घृत है, बहुत सारे, महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत है, महाकल्याणक घृत है। तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल और एब्डोमिनल और गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में ऐसे मेडिकेटेड घृत 200 की संख्या में, चरक संहिता में जो उल्लिखित है 200 से ज़्यादा मेडिकेटेड घी का वर्णन है। ऐसे कठिन से कठिन व्याधि जो आज दुनिया भोग रही है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो उसका जवाब वहाँ से मिलता है। तो अगर ये बिलोने से बना हुआ घी है और उससे सिद्ध किया हुआ, आयुर्वेद औषधियों से सिद्ध किया हुआ, वो अगर घी का उपयोग करते हैं, मेडिकेटेड घी का, सिद्ध घृत, सिद्ध स्नेह जिसको कहा जाता है, तो वो तो एकदम जैसे अमृत के समान काम करने वाला है। तो जैसा सर आपने बताया कि घी का जो प्रोसेस है आजकल बड़ा ही कमर्शलाइज हो गया है, और थैंक्स टू दी डॉक्टर्स, जो शायद मैं कह रहा हूँ मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने घी को, शायद उनको असली घी की पहचान नहीं पता है कि घी होता क्या है। वो लोग इस जो आपने बताया बटर ऑयल या फिर क्लैरिफाइड बटर जिसको बोलते हैं, उसी को घी मान लेते हैं। एंड आई थिंक आयुर्वेद में भी कहीं ना कहीं ये है कि आप देखेंगे कि आपने जिस मेथड से शायद घी बनाने को बोला, जैसे हमारे एंशिएंट या एंसेस्टर्स बनाते थे इसी प्रोसेस से, तो कहीं ना कहीं 1 किलो घी बनाने में 28 से 30 लीटर दूध चला जाता है घी बनाने के लिए। तो अगर आप उसकी बेसिक कॉस्टिंग देखेंगे
तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर दूध का आप 60 से 70 रुपये आज देते हो, तो अगर मैं 30 लीटर दूध यूज़ कर रहा हूँ घी के लिए, तो मेरा शायद 2100-2200 तो टोटल घी का रॉ मटेरियल कॉस्ट होगा, जिसमें सिर्फ मैं दूध यूज़ कर रहा हूँ। तो आजकल की ये जो कंपनीज़ है, मेडिकेटेड घी की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग 600 रुपये, 800 रुपये, 1000, 1200 रुपये किलो तो वो लोग सेल कर देते हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि अगर ओरिजिनल घी क्या यूज़ ही नहीं हो रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं आयुर्वेद का एक स्लो अप्रोच वाली इमेज बन रही है, या फिर कुछ और इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? हो सकता है शायद गाय का घी का उपयोग न भी हुआ हो, जो लो रेंज में मिल रहे हैं आयुर्वेद के जो मेडिकेटेड घी है, तो उसमें भैंस का घी का उपयोग हुआ हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो सस्ता है, परवड़ता है। उसमें फैट परसेंटेज भैंस के घी में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो आउटपुट जो गाय के घी में आपने बोला वो है 28 से 30 लीटर जी। दूध में से 1 किलो घी का घी आउटपुट बनता है। आएगा, वो शायद 18 से 20 किलो में है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप बहुत कम हो जाती है। और अभी क्या है कि थोड़ी सी गाय के प्रति और हमारे रिलीजियन के प्रति ऐसे जो संवेदनाएं लोगों की बढ़ी है, जी। तो उसकी वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो उसी की वजह से क्या हुआ है कि गाय का जो दूध और घी है, पहले ऐसा था कि वो थोड़ा सा सस्ता था कुछ दशक पहले। आज ऐसा हो गया है कि उसका भाव भैंस के घी से शायद 1.5 से 2 गुना या 2.5 गुना हो चुका है। लेकिन अमृत तो अमृत है, तो अमृत की अगर पैसों में कीमत आंक दी जाए तो उसका कोई नहीं है। बहुत सारे हम ये हेल्थ में करोड़ों रुपये का खर्च बिना ऐसे कोई प्रोडक्टिव नहीं है जहां हेल्थ बेनिफिट नहीं हो रहा उसके पीछे, जैसे पीपीई किट थी, ठीक है, ज़रूरी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन 750 गुजरात गवर्नमेंट का था, तो 750 करोड़ की पीपीई किट जो फेंक देने की है एक बार पहन के, उसी को दिया गया। और सिर्फ जिसको आयुर्वेद काढ़े को पूरे भारत का डेटा जो है वो सिर्फ 8 करोड़ का था। गुजरात का 8 करोड़, पूरे भारत का 32 करोड़। तो 32 करोड़ में जो आयुर्वेद की औषधियाँ पूरे 140 करोड़ के लोगों को कोरोना से बचाए रखा और काफ़ी सारे डेथ को होते हुए बचा लिया, गंभीर परिस्थितियों में जाने से पहले ये औषधियों ने बचा के रखा, आयुर्वेदिक काढ़े ने बचा के रखा, आयुष को तुलसी, दालचीनी, ये बहुत सारी लौंग है, ये सब जो हल्दी है उसने बचाए रखा। तो उसको इतनी क्रेडिट उस समय मिली, लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी दब गई है। और बहुत सारी क्रेडिट ये वैक्सीन ले गए, और वैक्सीन वाले का अभी देख लिया आपने, तो उनको वो वापस लेना पड़ा। इतनी सारी थ्रोम्बोटिक इवेंट आ रही है, ब्लड क्लॉटिंग जो है एपिसोड इतने आ रहे हैं। ये कोई कॉमन हार्ट अटैक नहीं है, ये जो है हार्ट अरेस्ट है। तो उसमें क्या होता है कि थ्रोम्बोटिक इवेंट है, आरएनए और डीएनए स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, और वहाँ जो फटाफट वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्री ने, वो जैसे घुटने टेक दिए और फार्मा कंपनियों के सामने, और उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। मैंने एक भी वैक्सीन नहीं ली है। मेरे काफ़ी बार ऐसा भी हुआ, एयरपोर्ट के ऊपर मेरा क्रॉस भी हुआ था। मेरी बच्ची 19 साल की है, मैंने सिर्फ आयुर्वेद तरीके से उसका उछेर किया है। आज तक मेरी 19 साल की बच्ची को एक भी वैक्सीन नहीं दिया है। मैंने कोरोना की एक वैक्सीन नहीं है, फिर भी कोरोना काल में 2020-21 में मैंने 800 पेशेंट देखे हैं। करीबन 4 स्टेज के ख़राब है पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में, करीबन कोरोना से पहले, कोरोना के बाद पता चला लोगों को कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बिना ऑक्सीजन कैसे ये लंग फेल्योर हो चुका है। उसको एक सादी भाषा में बोले तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी कि लंग फेल्योर, जैसे लीवर फेल्योर, किडनी फेल्योर होता है। तो उसी कंडीशन में तुरंत जहाँ ऑक्सीजन सैचुरेशन 60-70 के आसपास हो रहा था, तो आपने बोला कि इमरजेंसी कैसे टैकल कर सकते हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अभी के अभी 10 मिनट के अंदर ऐसी औषधियाँ आयुर्वेद में है कि 10 मिनट में वो SpO2 को मैं अप कर सकता हूँ। और हमने देखा है SpO2 बिलो 70, बिलो 80 जा रहा था, ऑक्सीजन देने के बाद ऐसे गंभीर रुग्णों को मैंने टैकल किया है। मैं करीबन 36 बार ICU की विजिट में कर चुका हूँ कोरोना काल में, और वहाँ पे एकदम लास्ट कंडीशन में जो वेंटिलेटर पे थे, ऐसे भी बहुत रुग्णों को मैंने ट्रीटमेंट दी है। आज तक मैं बोल सकता हूँ कि करीबन 100 से ज़्यादा बार मैं ICU में जा चुका हूँ। एकदम लाइफ स्पान जिनको बोल दिया है कि इनके पास 7 दिन है, किसी को 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट को मैं ट्रीट कर चुका हूँ। तो ये आयुर्वेद की पोटेंसी है, ये बाहर आना चाहिए। और जो नई पीढ़ी है उनको भी होना चाहिए कि आयुर्वेद क्या कर सकता है, कुछ मिनटों में भी ये परिवर्तन ला सकते हैं।
तो जैसा हम अभी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे थे, तो आपको शायद पता होगा अभी पतंजलि के ऊपर काफ़ी क्लेम्स लगे हैं कि उनका फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, या फिर उनके कुछ प्रोडक्ट्स के एफिकेसी के ऊपर से कुछ उन्होंने कहीं यूनिवर्सिटी राजस्थान में सिर्फ एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स पे सिर्फ टेस्ट किया था और फिर तुरंत उनको कुछ कोरोनिल का पास कर दिया था। तो इसके ऊपर ऊपर आपका क्या है कि क्या बिग कंपनीज ओवर कमर्शलाइजेशन कर रही है प्रोडक्ट का, जैसे कि हमने घी की बात की या फिर हम लोग जो टैबलेट्स कैप्सूल्स की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं आयुर्वेद को ठेस पहुंच रही है? क्या ऐसा है? बिग कंपनीज का भी एक रोल है लूप होल्स में? कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी आती है तो थोड़ा सा कमर्शियलाइजेशन होता है। जी। लेकिन ऐसे में भी आयुर्वेद को अगर टॉप प्रायोरिटी में रखा जाए, बेसिक प्रिंसिपल को, तो मैं 2 से 3 पॉइंट कहना चाहता हूँ कि पतंजलि के बारे में दोनों पहलू है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। 1954 का जो है डीएमआर एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, वो ऐसा कहता है कि कोई एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी कोई क्लेम भी नहीं कर दावा नहीं कर सकता कि ये मिट सकता है। जी। तो वो उन्होंने जो दावा किया और पेपर में एडवर्टाइज भी, वही एक बात उनको सुप्रीम कोर्ट में उसी की वजह से अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, वो अलग पहलू हो गया। उनकी एफिकेसी क्या है वो खुद उनके पैरामीटर के ऊपर होती है, लेकिन उससे आयुर्वेद का एज ए होल वो एक पार्ट है आयुर्वेद का, वो सब आयुर्वेद नहीं है। तो मैं तो आयुर्वेद के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो है फॉर एवर है। 10,000 साल पहले भी था, 10,000 साल पहले, सिंस नॉट सिंस डिकेड, नॉट सिंस सेंचुरी, नॉट सिंस मिलेनियम, सम मिलेनियम, सिंस मैनी मिलेनियम है, और आगे वाले बहुत सारे मिलेनियम तक रहने वाला है। और जो दूसरे मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो सब है, तो उनका तो 10-10, 20-20, 25-30 सालों में इतना परिवर्तन होता है, इतने यूटर्न आते हैं 180 डिग्री का। मेरे पास प्रूफ है कि पिछले 100 साल के इतने सारे यूटर्न लिए हैं कि पहले ऐसा बोल रहे थे, फिर अभी ऐसा बोल रहे हैं। तो आयुर्वेद जो है वो सनातन सत्य है। ग्रंथों में जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, हरित संहिता, ये सब जो बड़े बड़े ऋषि लोगों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, वो इतने जबरदस्त ज्ञान का भंडार है कि जो पीड़ा भोग रही है उसमें से बाहर निकाल सकती है। तो कोई भी कंपनी जो है वो अपना पहलू एक रख सकती है, वो गलत कर रही है नहीं कर रही, वो कायदा है, कानून है, या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से हटना है, वो अलग बात हो गई। लेकिन आयुर्वेद केंद्र में होना चाहिए। कुछ भी है वो आयुर्वेद है, उसके सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, सब आयुर्वेद के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो है पूरा जो एक क्या बोले इसको, उसकी दमदाटी या जो भी है, उनकी वजह से, पैसों की वजह से शायद उन्होंने ये सब ज़्यादा उसको हाईलाइट करवाया है, क्योंकि बहुत सारी उनकी भी लॉसेस हुआ है कि पतंजलि की वजह से। क्योंकि रामदेव बाबा ने जो योग के बारे में पूरे वर्ल्ड में जो उन्होंने मेहनत की है कि 8-8, 12-12 साल तक हर रोज़ सुबह में 4 बजे से निकल जाते थे और वो काम करते थे, वो तो श्रेय उनको देना ही चाहिए। डेफिनेटली। हाँ, तो लेकिन कमर्शियलाइजेशन होना और ये करना वो दोनों अलग बात है। लेकिन आयुर्वेद को और योग को दोनों को एक्सप्लोर करने में उनका क्रेडिट है। कहीं ना कहीं गलती है तो हम भी अपेक्षा रखते हैं कि उसमें बदलाव लाए और फिर से वो आयुर्वेद को अपने ओरिजिनल तरीके के ऊपर ले जाए। मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट करना चाहूँगा फोकस को। कोविड के बाद, जैसे हमने कोविड का देखा, कोविड के बाद थोड़ा मेंटल हेल्थ की एक्सेप्टेंस पे लोगों का, उस पर बात करना, लोगों का उस पर डिस्कशन करना थोड़ा नॉर्मल हो गया था। तो आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ को कितना इम्पोर्टेंस दिया है, या फिर मेंटल हेल्थ के लिए क्या आयुर्वेद कुछ डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस कहता है, या हम कैसे जिए कि हमारा मेंटल हेल्थ ये है, हमारा न्यूरोलॉजिकल इशू है। आज हम देख रहे हैं कि 60 to 70% फीमेल्स को, हर 6 में से एक या हर 7 में से एक को माइग्रेन का इशू है, एपिलेप्सी का इशू है, अल्जाइमर्स आ रहे हैं, वेरी फ्रीक्वेंट अल्जाइमर्स हो रहे हैं ओल्ड एज में। तो मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ, या फिर न्यूरोलॉजिकल इलनेस और मेंटल हेल्थ में आयुर्वेद का क्या अप्रोच है और क्या कहता है आयुर्वेद? आयुर्वेद के ग्रंथों में ये सारे बहुत ये रोगों का वर्णन मिलता है। जैसे एपिलेप्सी है तो उसको अपस्मार कहा जाता है। दूसरा आपने बोला कि माइग्रेन है, तो माइग्रेन जो है उसको आयुर्वेद के अंदर एक शिरोरोग नाम का अध्याय है। चरक संहिता में शिरोरोग अध्याय जो है वहाँ पे 5 प्रकार के शिरोरोग कहे गए हैं। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने 11 प्रकार के शिरोरोग है।
तो मतलब हेडेक होने का जो है वो 11 टाइप ऑफ हेडेक, तो काफी सिरसुल, तो वो डिटेल में है, इतना डिटेल में है कि मान लो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो ये जो न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, जो आयुर्वेद में जितना डिटेल में है वो और कोई मेडिकल साइंस में नहीं है। शायद है तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, लेकिन जो निर्दोष औषधियों की बात आती है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस वहाँ रुक जाता है कि हाँ अभी क्या है, तो स्टीरॉयड या ये कुछ उसकी ओपियम डेरिवेटिव में से कुछ बनाई हुई बहुत मेडिसिन है, उसके आगे तो रोल नहीं है। तो आयुर्वेद वहीं से शुरू होता है। तो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। माइग्रेन की जो बात करें हम, तो आयुर्वेद में अर्धाव भेदक नाम का एक जो रोग है, प्रकार है। तो सिरो रोग का आचार्य सुश्रुत ने जो 11 प्रकार दिखाया है उसमें अर्धाव भेदक है। तो अर्ध अवभेदक, हाँ बोलिए। माइग्रेन अगर आप थोड़ा, अगर हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप कर सकते हो कि माइग्रेन होता क्या है, और एकदम नॉर्मल टर्म्स में कि एक लेमैन भी समझ पाए, अगर आप थोड़ा समझा पाए। जरूर जरूर मैं समझाता हूँ। तो अर्धावभेदक के नाम से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं आयुर्वेद के नाम से। अर्धवेदक, हाँ अर्धावभेदक, अर्धवेदक, हाँ अर्धावभेदक नाम का एक प्रकार है। मतलब हेडेक के आप ऐसे सिंपल कोई भी कॉमन मैन को समझना है कि आचार्य या डॉक्टर वैद्य सुश्रुत ने जो 11 प्रकार है, 11 टाइप है, तो उसमें से एक है वो अर्धावभेदक है जिसमें आधा सर दुखता है। हाँ, और उसमें यही लिखा है जैसे माइग्रेन में होता है, तो वही सुश्रुत जी ने बोला है कि नयन और श्रवण की हानि होती है। तो उस समय माइग्रेन वाले दर्दी को भी यही होता है। थोड़ा सा अंतर है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि 2000-2500 साल पहले जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया है और अभी आज मॉडर्न पैरामीटर में जो कर रहे हैं, दोनों में अंतर तो रहेगा ही रहेगा। तो लेकिन वही है कि माइग्रेन विथ ओरा। तो माइग्रेन विथ ओरा क्या है? माइग्रेन है तो हेडेक है, वो बहुत ऐसा अनकंट्रोलेबल, उसको आप रोक नहीं सकते। ऐसा होता है कि जो भी ट्रिगर पॉइंट है, रात्रि को जागरण हो गया, कहीं कोई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो गया, अचानक से बारिश हो गई, अचानक से कुछ फ्यूम्स या केमिकल की फ्यूम्स आपने सूंघ ली, कोई अगरबत्ती सूंघ ली, या कुछ भी ऐसा परिवर्तन आया कि जो साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब कर दे, बस स्ट्रेस फैक्टर है। तो बहुत सारे फैक्टर है, वो माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है कि उससे माइग्रेन अटैक के स्वरूप में आता है। तो जो एपिसोड के स्वरूप में, तो आयुर्वेद इसे ऐसे बोलता है वेग प्रधान व्याधि। तो वेग प्रधान तो सामान्य है तब कुछ नहीं है, वो दर्दी अपने आप को दर्दी मानेगा ही, वो रुग्ण है अपने आप को रोगी नहीं मानेगा। लेकिन जब एपिसोड आएगा तब पता चलता है कि मुझे कितनी परेशानी है, तो एपिसोडिक फॉर्म में आता है। वो जब आता है तो माइग्रेन विथ ऑरा है, तो आयुर्वेद में भी ऐसा ही है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब माइग्रेन आता है तो उससे पहले उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो आयुर्वेद में उसको पूर्ववृत्त कहा गया। पूर्ववृत्त, रोग आने से पहले, जैसे कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो उससे पहले जो एस्कॉर्ट में गाड़ी आती है, तो उसी के स्वरूप रोग आ रहा है तो उसके पहले कुछ सिम्टम्स दिखाता है। तो इसको हम प्रोड्रोम कह सकते हैं। तो योनिंग होना, वो एकदम बगासे आना, या एकदम अनइजीनेस डिस्कम्फर्ट फील होना, वो 5 से 10 मिनट का एक फेज़ हो सकता है। उसके बाद में जो है वो ऑरा फेज़ आता है। तो ऑरा फेज़ में क्या होता है? एकदम फ्लैशिंग ऑफ लाइट, जिगजैग लाइन दिखना और फोकस करना। वो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि हाँ मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और वो है। और उसके बाद का वो 5 से 15-20 मिनट का हो सकता है, ऑरा फेज़ है वो। और उसके बाद का मेन हेडेक का फेज़ आता है। वो जो मेन हेडेक का जो फेज़ आता है वो 3-4 घंटे से लेकर 2-2 दिन तक चल सकता है। तो आयुर्वेद में भी यही लिखा है कि पक्षात व अर्धपक्षात। तो उसका मतलब ये है कि 15 दिन में एक आध बार या सप्ताह में एक बार वो आता है, वेग स्वरूप में आता है। और हाँ, वो आधे सिर को जकड़ लेता है। तो वही माइग्रेन के साथ कोरिलेट हो रहा है। तो 2800 साल पहले पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था, तब माइग्रेन का ऐसा वर्णन संस्कृत की श्लोकों में 4 लिंटियों में उल्लेखन किया गया है। तो ये ज्ञान नहीं है तो क्या है? वो ज्ञान परे है। कितनी भी परिस्थितियां बदल जाए वो ज्ञान रहेगा। और उसके बाद में जो हेडेक आता है, थ्रॉबिंग पॉइंट, लैंसिनेटिंग पेन, वो अनकंट्रोल है। और एक बार जो ऑरा फेज से आगल निकल गया तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि उससे पहले अगर आपने मेडिसिन ले ली तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे काम नहीं करेगी। तो ऑरा फेज हो जाने के बाद अगर कोई रास्ते में था और गोली नहीं थी, घर पे जाते जाते, ऑफिस जाते जाते वो लेट हो गया और ऑरा फेज कंप्लीट हो गया, और फिर मेन हेडेक का फेज आ गया, तो वो कोई रोक नहीं पाएगा। आयुर्वेद उसे रोक सकता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैंने
करीबन 3-4 एलोपैथी के एमडी डॉक्टर की माइग्रेन को कंप्लीट क्योर किया है। एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंप्लीट क्योर हुए आज 6-7 साल हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो ऐसा था कि उनको ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी रोक के फिर अपने रूम में जाके सो जाना पड़ता था। और ध्वनि प्रकाश असह्य था। देखिए, ये साउंड और लाइट उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती, वो सुन नहीं सकते हैं, इनटॉलरेंस हो जाता है। तो वो जो वही आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, तो इतना होता है कि वो मोबाइल को आगाह कर देता है। भले डॉक्टर है खुद, लेकिन वो लाइट पसंद नहीं करता, अंधेरा चाहिए, सो जाना है। तो शयनात समन, सो जाने से उसका समन होता है। तो इससे अच्छा वर्णन कैसे मिल सकता है? सिर्फ सो जाना भी वो खुद एक दवाई बन जाती है। तो अंधेरे में बिना आवाज़, बिना लाइट के, बिना प्रकाश के आप सो जाते हो, तो वो ही एक चिकित्सा बन जाती है। और ऐसे दूसरी चिकित्सा तो बहुत सारी है माइग्रेन में, जैसे पंचगव्य है। तो पंचगव्य क्या नस्य है, और उसमें से भी अगर घी का मंड स्वरूप होता है। मंड इसको है कि विंटर सीजन में भी वो जम नहीं जाएगा। घी का स्वभाव होता है कि सर्दियों की मौसम में जम जाएगा। तो नीचे का जो जमा हुआ पार्ट है वो इसको घी ही बोलते हैं, दानेदार घी है वो। ऊपर का होता है मंड है, तो वो कभी पिघलता नहीं है। तो विंटर की सीजन में भी वो पिघलेगा नहीं, जमेगा नहीं। वो मतलब वो पिघला हुआ ही रहेगा, जमेगा नहीं। उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है। उसको अगर पंचगव्य से सिद्ध किया जाए, वही घी को, और उसको पंचगव्य का नस्य के स्वरूप में अगर लिया जाए, या महाकल्याणक घृत है, ऐसे महामायूर घृत है, ऐसे बहुत सारे जो माइग्रेन के लिए, अर्धावेदक के लिए और उसके लिए दूसरे सब ग्रंथों में जो उसका रेफरेंस मिलता है, तो उसका अगर नस्य किया जाए, एक एक्सपर्ट वैद्य जो है उसकी प्रकृति के हिसाब से डिसाइड करेगा कि इनको ये नस्य देना है, तो नस्य इज द मास्टर थेरापी। खुद पेशेंट घर पे भी कर सकता है, वैद्य के पास भी करवा सकता है। ये नस्य हुआ तो माइग्रेन के अंदर से बाहर निकल सकता है। नस्य माने नाक से? हाँ, नस्य ऐसे इसको बोलते हैं। एक प्रोसेस है जहाँ नाक में से मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड क्वाथ, जिसको हम डिकॉक्शन बोलते हैं, तो औषधियों का रस है, औषधियों का काढ़े का रस है, जो अश्वगंधा का घी हुआ, जैसे दूसरा घी आता है, तो मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड ऑयल, उसको नाक के द्वारा अंदर डाला जाता है। नासा ही शीर्षोद्वारम, नाक ही ब्रेन का जो है मेन वो मार्ग है, वो एंट्री गेट है। तो उससे अगर डाला जाए तो दोष को कंट्रोल करने के लिए वो अपने एफिकेसी बहुत अच्छी दिखलाता है। और 5 दिन या 7 दिन का, 11 दिन का कोर्स होता है। तो शोधन नस्य होता है, तो वैद्य के अंडर में ही किया जाता है, क्योंकि आधे घंटे की प्रोसीजर होती है। अगर वो घर पे करना है तो प्रतिमर्श नस्य, तो 2-2 बूंद सिर्फ दोनों नाक में डालना है। अगर कोई भी माइग्रेन का दर्दी है, ये पंचगव्य घी का अगर वो भी मंड के स्वरूप में है, तो अगर वो डालेगा तो गारंटी से मैं बोल सकता हूँ कि इसमें से बहुत अच्छी तरीके से अपने माइग्रेन को वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। तो माइग्रेन का जैसे हमने डिस्कस किया, तो माइग्रेन होने का प्रमुख रीज़न, प्रमुख वजह क्या है आपके हिसाब से कि क्यों होता है माइग्रेन? किसी भी, कोई मेल या फीमेल, लेकिन माइग्रेन होने की प्रमुख वजह क्या है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम डेली लाइफस्टाइल में करते हैं तो हो रहा है, या फिर हम ना करें कि हम माइग्रेन से बच सकें? हाँ, माइग्रेन में शरीर और मन दोनों का कारण है। तो कुछ मेंटल कोजेज जो हैं, स्ट्रेस है, आपकी कैपेबिलिटी आधे घंटे की है और आपको 40-45 या मिनट का या 1 घंटे का काम सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि आप आधे घंटे में कंप्लीट करो। तो एक स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है। दूसरा है कि रात्रि जागरण, तो रात को आपको एक जगने का स्वभाव हो चुका है, तो वो भी माइग्रेन का एक कारण हो सकता है। दूसरा है भूखे रहना, तो वो पित्त का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, तो दोष पित्त है, तो पित्त जो है अग्नि है साक्षात, तो वो उसको आहार चाहिए, अग्नि है। तो जैसे यज्ञ का अग्नि होता है, तो उसमें हम आहुति देते रहते हैं, तो वो प्रज्वलित रहेगा अच्छी तरीके से, बराबर। तो उसी समय ऐसा होता है कि पित्त का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे आता है, तो उसको आहार लेते रहना चाहिए, बहुत सारे फास्ट नहीं करने चाहिए। तो वो वैद्य के हिसाब से आम अवस्था है, साम अवस्था है, तो फिर करना होगा, लेकिन वो वैद्य डिसाइड करेगा कि कौन सी स्टेज है, कि 200 की निराम अवस्था है या साम अवस्था है, तो उसके हिसाब से वो करके फिर आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो वो उसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन यही माइग्रेन में कुछ आयुर्वेद औषधियाँ हैं, उसको अगर लिया जाए, कुछ काढ़े हैं आयुर्वेदिक, उनको अगर लिया जाए और 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना
या 10 महीना उसके आसपास लिया जाए तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिसमें खुद एलोपैथी के एमडी डॉक्टर आ गए, वो ऐसा है कि उनको आज एपिसोड नहीं आ रहे हैं। एक भी एपिसोड, सालों हो गए, 6 साल 5 साल 10 साल हो गए, एक भी एपिसोड नहीं आ रहा है। इतना ज़बरदस्त पेन होता है कि इसको रोक पाना मुश्किल है। तो यही आयुर्वेद की औषधियाँ है। सिरोधारा है तो सिरोधारा 1 घंटे के लिए करवानी है और सिर के ऊपर धारा होती है, औषधीय तेल से सिद्ध जो औषधीय तेल है उसकी धारा की जाती है, तो वो पूरा नर्व प्लेक्सस है उसको रिलैक्स कर देता है। तो जो माइग्रेन को होने का कारण है कि जो नसें एकदम तनावपूर्ण कंडीशन में आ जाती है और वेसल्स में जो रक्त का बहाव है उसमें जो परिवर्तन आता है, तो वो सिरोधारा और नस्य से एकदम शांत हो जाता है, वो काम डाउन हो जाता है। तो उसी की वजह से माइग्रेन की इंटेंसिटी कम हो जाती है, पेशेंट को अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि हाँ सर हम तो ये करेंगे, और अभी धीरे धीरे करके 2-3 महीने के बाद में कोई भी एलोपैथी की दवाई की ज़रूरत नहीं रहती है और अकेले आयुर्वेद दवाई के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और फिर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ आयुर्वेद स्लो कैसे हुआ? मान लो अभी भी 1 घंटे में माइग्रेन के दर्द को कम करना है तो ऐसी औषधियाँ हैं आयुर्वेद के पास, वो कर सकता है। दूसरी एक बात कि जो एपिसोड ओरा फेज चला गया तो उसके बाद में वर्ल्ड में कोई ऐसी दवा नहीं है कि वो काम कर सके, बराबर। तो ऐसी कंडीशन होती है कि 4 या 6 महीने के बाद जो माइग्रेन का रोगी है उनको 1 महीने में 10 एपिसोड आ रहा है, तो वो चलता रहेगा, कोई उसको रोक नहीं पाता है। आयुर्वेद औषधियाँ ऐसी है कि शायद 4 महीने या 6 महीने के बाद एक भी एपिसोड ना आए पूरे महीने में, या फिर 2-3 महीने में आ जाए तो एक आध एपिसोड। वेरी लो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी वो जो है, तो इंटेंसिटी तो पेशेंट को खुद को पता है कि तीव्रता कितनी है, वो कितना थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, तो वो उसको खुद को पता है। तो फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 पीरियड, 2 एपिसोड के बीच में जो आ रहा है कि हर 3 दिन में आ रहा है, तो आयुर्वेद दवाई लेने के बाद, नस्य लेने के बाद ये तो होता है कि 3 दिन के बाद आता था, उसके बजाय 5 दिन के बाद आ रहा है, अभी 8 दिन के बाद आ रहा है, अभी 10 दिन के बाद आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाती है। महीने में 10 आ रही थी, अभी वो महीने में 3 आ रही है। हाँ, तो वो काल था वो जो वेग काल है कि 6 घंटे तक मेन हेडेक चलता था, 8 घंटे तक चलता था, तो वो कम होके आधे घंटे में कम हो रहा है। इंटेंसिटी 100 के ऊपर थी पहले दिन मान लो, तो कुछ दिन 3 महीने नशे लेने के बाद तो इंटेंसिटी है 100 का जो पैरामीटर था पेन की इंटेंसिटी, वो कम होके अभी 15 या 20 के ऊपर आ गई है। तो उनको पता ही नहीं है कॉमन हेडेक के बराबर हो गया हो, तो उनको पता है कि हाँ मैं मेरा खुद का काम कर सकता हूँ, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, मैं अपना काम कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है। माइग्रेन में ज़्यादातर देखा गया है, हम लोग कुछ स्टैट्स देख रहे थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था कि माइग्रेन पेशेंट्स में 65 to 70% विमेंस होती है। तो विमेंस में ज़्यादा प्रिवेल होना माइग्रेन का, इसका क्या रीज़न हो सकता है कि विमेन में ज़्यादातर माइग्रेन पाया जाता है? शायद कुछ हेडेक में भी ऐसा आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है उसके साथ कुछ रिलेटेड कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, हार्मोनल, हाँ हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा ये दिक्कत आती है। उसी समय जो डोज बढ़ा है तो उनको थोड़ा सा फ्री एक एटमॉस्फेयर मिलता है ऐसा, तो उस समय कुछ अपत्य का सेवन किया जाए तो उसी की वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, तो पुरुष में वो एपिसोड नहीं आता है। तो उसी की वजह से शायद हो सकता है कि वो महिला में ज़्यादा है। और दूसरा एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वो भी ज़्यादा देना, तो वो भी माइग्रेन का एक कोज माना गया है। तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बहुत सारे, जीबी स्टोन आपको पता नहीं होगा लेकिन ये ऑफिशियल है, सब गूगल बाबा के ऊपर लिखा हुआ है कि 18% जो पित्ताशय की पथरी होने में एसिडिटी की दवाई और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये दोनों जो है वो जिम्मेवार है। तो जो भी अभी पेंटाप्रोजोल, लेंजोप्रेजोल जो भी हुआ, अरे कुछ भी नहीं करो, आयुर्वेद दवाई में लेट होगा, टाइम लगेगा, तो खाओ भाई, तुम भुगतना तुम्हें ही है। तो एसिड को ब्लॉक कर रहे हो, पीपीआई ग्रुप की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हो, तो अपने आप को सर्टिफिकेट दे दो कि भविष्य में 100 में से 18 लोगों को पित्ताशय की पथरी होने वाली है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो दोनों को मिला के करीबन 28 से 30% तो पित्ताशय की पथरी जो है वो यही 2 कोज है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और एसिडिटी की गोलियां, जो अपने और चना खा रहे हैं, जैसे ममरा खा रहे हैं, ऐसे ही लोग खा रहे हैं, तो उसी के कारण है वो। तो वही तो हुआ ना। तो आयुर्वेद में ऐसा है कि कोई भी औषध ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उपद्रव करे, किसी साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेद की एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है
लेकिन तो दूसरे मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखो तो भरमार है, लोगों की डेथ हो रही है साइड इफेक्ट की वजह से। आयुर्वेद में कभी भी साइड इफेक्ट नहीं है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कुछ लोगों को मिथ है ये कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट होती है, साइड इफेक्ट है ही नहीं। कि मान लो एलोवेरा जूस है तो गर्भावस्था में नहीं लेना चाहिए। उसका गुण ये है कि माहवारी को जल्दी लाता है, ज़्यादा लाता है, और रुका हुआ है जो ब्लीडिंग उसको फ्लो में लाता है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। जैसे किसी को डायरिया हुआ है और कोई उसको रोकने की दवाई है, वही लेनी चाहिए, बराबर है। तो कोई कॉन्स्टिपेशन की दवाई उस समय लेगा तो क्या होगा, तो नहीं लेनी चाहिए। डायरिया में कॉन्स्टिपेशन हर्ड कैसे लेनी चाहिए, बराबर। तो ऐसी है। तो जैसे गर्भावस्था में ये एलोवेरा नहीं लेना चाहिए। तो एलोवेरा अगर किसी ने ले लिया तो उसकी साइड इफेक्ट हुई और गर्भ निकल गया तो वो साइड इफेक्ट नहीं है, पहले से ही पता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसी को कहा जाता है मेडिकल साइंस में, कि जो पहले से पता हो कि इसमें ये नहीं लेना है, 100% प्रूव है ये, बराबर। तो साइड इफेक्ट क्या है कि कितने को आइबुप्रोफेन लेने से बॉइल्स होते हैं, बराबर। कि कितने को एलर्जिक कंडीशन होती है जो अर्टिकेरिया कहा जाता है, तो होगा, पता नहीं है किसको होगा, अनजस्टिफिकेशन है। तो आप नो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इनको ये होगा, लेकिन इसमें तो पक्का है कि ये होने वाला है, तो इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं है ये, पहले से ही पता है, सबको पता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइड इफेक्ट दोनों में अंतर है। ट्रू। क्या एलोपैथी में दवाई नहीं है माइग्रेन की, या फिर सिर्फ पेन किलर्स है? तो अप्रोच में क्या डिफरेंस है, एलोपैथ में क्या अप्रोच है, और आयुर्वेद में जैसे आपने बताया कि नस्य का अप्रोच है, शिरोधारा का है, तो वैसा क्या डिफरेंशिएटर है? क्या एलोपैथ में इसकी कोई दवाई नहीं है या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? उसको रोक सकते हैं एपिसोड को, ओके, बराबर। आने वाला है, उस समय आप दवाई लेते हो तो इसको आप रोक सकते हो, लेकिन क्योर नहीं है। कब आएगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि दोष जो बढ़ा हुआ है उसको समदोष, आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा हेल्थ को जो कहा गया है, तो समदोष, सम धातु, सम अग्नि, तो उसमें समदोष है। तो दोषों को सम अवस्था में लाना वो दुनिया के किसी मेडिकल साइंस में नहीं है। तो आयुर्वेद में कहा गया कि पित्त बढ़ा हुआ है, कफ इतना बड़ा है, वायु इतना बड़ा है, तो उसके हिसाब से औषधियों का चयन किया जाता है और दोष को साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम, वात पित्त और कफ तीनों को इक्वल अवस्था में रखा जाता है और औषधियों का चयन किया जाता है और कुछ समय के लिए उसको दिया जाता है। तो जो दोष समवस्था में हो गया, फिर आप रात्रि जागरण करो, वो आप स्ट्रेस की कंडीशन में आओ, आप खट्टा तीखा वो वगैरह खा लिया है कभी कभार, लेकिन पहले दोष को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला देना जरूरी है। तो ये हो गया। तो माइग्रेन का जो भी, मैं तो बोलता हूँ कि मैं सामना करो, आप ये फ्लैशिंग लाइट का सामना करो, इसका सामना करो, स्ट्रेस करो, रात्रि जागरण भी कभी कभी कर लो, लेकिन हर रोज नहीं करना है। लेकिन आपको जो ट्रिगर कर रहे थे वही पॉइंट का सामना करना है। अस्थमा का दर्दी हुआ तो उनको बोलता हूँ कि हाँ ये रेनी सीजन है तो उसमें आपको नहीं होना चाहिए। आप पॉल्यूशन के कंडीशन में 4 रास्ता है, वहाँ है एकदम पॉल्यूटेड एरिया है, अगर वो अस्थमा का दर्दी आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद वहाँ खड़ा रहता है और एपिसोड नहीं आता है तो वो कंप्लीट है, मतलब हाँ वो उनकी दोषों की समअवस्था आ चुकी है। हाँ, तो उसको एपिसोड नहीं आ रहा है। जो ऐसा है कि जो अगरबत्ती का धुआं 1 सेकंड के लिए भी अगर सूंघ लिया तो तुरंत एपिसोड आता था, अभी वो खुद पूजा कर रहे हैं, आधे घंटे के लिए वो वहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ 10 सालों से अगरबत्ती जिनके घर में बंद हो चुकी थी वो अभी नॉर्मल है। वही धुआं माइग्रेन के लिए भी मान लो कारण बन रहा था, तो आज अभी वो पूजा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। माइग्रेन मतलब वो ऐसी कंडीशन है कि दोष सम अवस्था में आ चुके हैं, तो वो एपिसोड नहीं आ रहा है, बस यही कंडीशन है दोनों में। तो इसीलिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरे जो पास्ट है, कुछ रोगी जिनको मिट गया है, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे 2 साल से अटैक नहीं आया, तो अगर वो उसके कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो भी देखते हैं। मैं एक दूसरी बात करता हूँ, थोड़ा सा हटके है ये विषय। एक न्यू जर्सी अमेरिका है जहाँ टेक्नोलॉजी के ढोल नगारे बजते हैं, ऐसे सब मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं। खुद इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन न्यू जर्सी अमेरिका, उनकी वाइफ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, 16 साल से है, करीबन 14-15 साल से मिर्ची नहीं खाई है, रेड चिली देखा भी नहीं, टच भी नहीं, सिर्फ 5 या 6 चीज़ है, उसी में उनकी जिंदगी सिमट के रखी हुई थी।
हर 1.5-2 साल में ब्लीडिंग डायरिया हो रहा था। हाँ, घर में 5 सुपर स्पेशलिस्ट थे। ससुर थे सर्जन, सास थी गायनेकोलॉजिस्ट, हस्बैंड थे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन न्यू जर्सी। तो ये सब कंडीशन में भी कोई रोक नहीं सकता था। स्टीरॉयड 40-40 mg तक जाती थी और हर 1.5-2-2.5 महीने में जब आता था तो 8 से 10 बार खून के दस्त होना, एकदम मरोड़ आना और वहाँ पे एकदम म्यूकस निकलना और इतना दर्द होता था कि उस समय कुछ खाते पीते नहीं थे। इतनी सारी स्टीरॉयड जाने के बाद जो सामान्य आदमी स्टीरॉयड लेगा तो 50 से लेके 80 किलो तक वजन हो जाएगा, 10-10 रोटी खाने लगेगा। इतनी ज़्यादा हैवी स्टीरॉयड देने के बाद उनका वेट 39 kg था और कुछ भी नहीं था। ऐसी कंडीशन में ऐसे थे कि जो आपने बोला ना कि वो कैसे अप्रोच करते हैं, तो वो जब प्री ऑपरेटिव जब पूरा अपना बड़ी आंत निकलवाने की थी तो जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत को मिलती है वहाँ से लेके जो गुदा मार्ग है रेक्टम कैनाल, उसको प्रोक्टोकोलेक्टोमी कहा जाता है। उसको निकालने का, बड़ी आंत को पूरा निकालने का ऑपरेशन करने के लिए सब अपनी डायबिटीज़ चेक करवा लिया, ये चेक करवा लिया। अभी 2 दिन के बाद ऑपरेशन है और फिर बाद में बाहर नली लगा के छोटी आंत में से जो स्टूल है वो बाहर नली में आएगा और वो पूरी बड़ी आंत को निकालना है। ये ऑपरेशन करवाने के लिए जहाँ वेटिंग में बैठे थे वहाँ हमारे एक दूसरे रोगी वहाँ मिले और उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे चले जाओ, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो आपका ये ऑपरेशन रोक लो। फिर हमारे पास आए 5 सुपर स्पेशलिस्ट थे, सबको हमने जवाब दिया और ट्रीटमेंट शुरू किया। मैंने बोला कि 1 साल में मैं आपको मिर्ची खिलाऊंगा, आपका पूरा ये रोग अच्छा हो सकता है, आपको आयुर्वेद को एक चांस लेना चाहिए। आज उस बात को 4.5 साल हो चुके हैं, 4.5-5 साल, और उनको मैंने ऑपरेशन रुकवा लिया है। वो उनको पिच्छा बस्ती नाम की आयुर्वेद की एक औषधि है, उसमें गाय का घी आता है और कुछ वनस्पति आती है, उसको करके रेक्टम कैनाल से वहाँ अंदर जैसे एनिमा दी जाती है तो वो पिच्छा बस्ती एक प्रकार है, वो दी जाती है। वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे गाय का घी है जो हीलिंग प्रॉपर्टी वाली है, जो ब्लीडिंग करने वाली, ब्लीडिंग को रोकने वाली है, कुछ वनस्पतियाँ, चंदन है, यष्टि मधु है, लाल चंदन है, ये उदुम्बर है। तो ऐसी औषधियों का एक जैसे गुंदर आता है, कुछ वनस्पतियों का निर्यास होता है, तो उसके साथ मिक्स करके एक इमल्सिफायर जैसा एक बना के उसको लगाया जाता है, जो आंत में जहाँ अल्सर हुआ है 400-500 वहाँ जाके एक लेयर कर देता है, कोटिंग कर देता है। ऐसे करके हुआ है। आज वो मिर्ची खा रही है 2.5 साल से, पूरा ऑपरेशन उनका रुक गया है और सब कुछ 80% जो उनके खुराक में से निकल गया था तो वो है, तो वो खुद भेज रहे हैं। वो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट दूसरे डीएम कार्डियोलॉजिस्ट को भेज रहे हैं। वो थैंक्स कहने के लिए यहाँ पे स्पेशली इंडिया में आते हैं कि हाँ, गुजरात में आने का एकमात्र कारण यही है कि हाँ, मेरी वाइफ ये खाते हुए हम 16 साल से नहीं देख रहे थे, तो आप थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। क्योंकि जिनको है तो वो ह्यूमन नेचर है कि ये हमने नहीं देखा था और ये हो चुका है, तो आयुर्वेद यहाँ तक परिवर्तन कर सकता है। तो एक लास्ट में आपको एक सवाल लेना चाहूँगा सर, कि आपका पर्सनल, आपकी कोई ऐसे राय है कि आयुर्वेद क्या एक लाइफस्टाइल अप्रोच है या मॉडर्न मेडिसिन की तरह सिर्फ एक कैप्सूल और टैबलेट में ही बसा हुआ है? आयुर्वेद एक पूरे जीवन का विज्ञान है। अच्छा। जहाँ दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, डूज एंड डोंट्स है। तो हर रोज़ ऋतुचर्या यानी पूरे साल को 6 ऋतुओं में विभाजित किया है। तो अभी जो चल रहा है वो ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद में वर्षा ऋतु आएगी, ग्रीष्म से पहले वसंत ऋतु थी, स्प्रिंग थी। तो सबके ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना, तो 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो अंतिम 7 दिन और दूसरी जो ऋतु शुरू हो रही है सीजन, तो उसके शुरुआती 7 दिन तो ऋतु संधि काल कहा जाता है। कि यहाँ ग्रीष्म में से हम जब बारिश की मौसम में जाएंगे तो डूज एंड डोंट्स है कि आपको ग्रीष्म की इतनी बातें छोड़नी है धीरे धीरे करके। तो जो ग्रीष्म ऋतु के जो लास्ट 7 दिन है और जो वर्षा ऋतु के शुरू के 7 दिन है वो ऋतु संधि काल है, तो 15 दिन का। तो ग्रीष्म वाला जो समर का है वो जो डूज एंड डोंट्स है वो छोड़ना है और रेनी सीजन का है वो एक्सेप्ट करना है, तो आप तंदुरुस्त रह पाओगे। 100 साल तक आपको कोई रोग नहीं होगा। पूरे दिनचर्या है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है, तो जैसे सुबह में सूर्योदय होता है उससे 4 घड़ी पहले, 1 घड़ी यानी 24 मिनट,
तो 96 मिनट पहले, तो वो भी बदलता रहता है, हर रोज का ब्रह्म मुहूर्त बदलता है। तो एग्जैक्ट 96 मिनट से पहले उठना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, सम्यक भोजन करना है, भूख लगे तब ये खाना है, और हर रोज किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का ये नहीं करना। वो बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स है दिनचर्या में। आहार आचार रसायन है। तो पूरे जिंदगी में गुरु माता पिता को कैसे सम्मान देना है, कैसे सामाजिक वो और परिवार की संस्था में कैसे रहना है, उसका पूरा गाइडलाइन है। जीवन का विज्ञान है आयुर्वेद। सिर्फ रोगों का वर्णन है ऐसा नहीं है। पहला तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण हो, रोग उत्पन्न ही न हो, वही सबसे पहला आयुर्वेद है। तो बीमारी आए ही नहीं तो दुनिया में किसी के पास ये नहीं है। तो हमें पता नहीं, अननोन इटियोलॉजी बहुत सारे रोगों में भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में है कि अननोन इटियोलॉजी से भरा हुआ पड़ा है सब ये, लेकिन आयुर्वेद में सब कुछ लिखा है। तो ये रोग कैसे होता है, तंदुरुस्त कैसे रहा जा सकता है, तो ये तो बात हो गई तंदुरुस्ती की। उसके बाद में अगर रोग उत्पन्न हो गया तो उसको भी कैसे मिटाना है। तो साध्य की कंडीशन है, कृच्छ साध्य है, यानी कि तो बहुत दिक्कत से मिटने वाला है। याप्य है, यानी दवाई लोगे तब तक ठीक रहेगा। और असाध्य की कंडीशन वहाँ पे भी ग्रंथों में लिखी गई है, बहुत सारे ऐसी है। दूसरी एक बात कि आयुर्वेद में औषधियाँ लिखी गई है। जैसे आज अभी प्रिजर्वेटिव और पेस्टिसाइड्स का हम देखते हैं कैंसर में बहुत बड़ा कारण बन चुका है। हम जो खाना खा रहे हैं सब वो रेडी है, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, इस नाम से सब बिक रहा है। उसमें कितने सारे केमिकल्स हम हर रोज़ खा रहे हैं। हम जो सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सभी के ऊपर केमिकल्स है। तो आयुर्वेद में ऐसा था कि ऋषि मुनियों ने जिस ऋतु में, जिस सीजन में जो वनस्पति मिलती थी, मान लो शतावरी इसी सीजन में मिलती है और अश्वगंधा इस दूसरी ऋतु में मिलता है, या फिर भृंगराज है, आंवला है, अलग सीजन में मिलता है, तो उसको बनाने के लिए उसका चूर्ण बनाना बराबर, या फिर उसका काढ़ा बनाना, उसको सुखा लेना और इसका काढ़ा बना के वो बनाना है, यवकुट बनाना है, या फिर उसको घी या तेल के स्वरूप में बनाना है। तो घी बनेगा तो वो 3 या 5 साल तक वही आंवले का घी बनेगा। वो ब्राह्मी का रस निकाल के रखा है, 24 घंटे में फंगस हो जाएगी। वही घी को ब्राह्मी का घी बना के आप रख लो, 4 साल तक कुछ नहीं होगा। कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है। च्यवनप्राश है, 3 साल तक वो रहेगा। अगर वो ग्रंथों में लिखा गया है उसी तरीके से बनाया जाए तो नो प्रिजर्वेटिव, किसी की जरूरत नहीं है, 3 साल तक वो रहेगा। ऐसा लिखा हुआ है? हाँ हाँ, लिखा है ना, चरक संहिता में लिखा है कि वो 3 साल तक उसकी अवधि है। तेल है, जैसे ये महानारायण तेल है, अश्वगंधा तेल है, तो उसकी एक अवधि है, 3 से 4 साल के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें वही वनस्पति की प्रॉपर्टी जिंदा रहेगी। उसके बाद हीन वीर्य है, एक्सपायर तो कभी होता ही नहीं है, वो हीन वीर्य मतलब एफिकेसी कम हो जा रही है। हाँ, तो ये आयुर्वेद है कि जहाँ है बहुत सारी ऐसी कुछ औषधियाँ हैं, जैसे काशीस भस्म है, तो उससे क्या होता है कि वो दांत काले हो जाते हैं। तो कैप्सूल का वर्णन आयुर्वेद में है, तो उसमें कहा गया है कि आटा होता है, तो उसका एक आटा है, उसको थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ी सी उसमें ये औषधि है, उसको डाल के उसको बंद करना है और फिर निकल जाना। तो कैप्सूल क्या है, तो वही हुआ। तो कैप्सूल का वर्णन अभी मिल रहा है। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं कि जिनको जीभ के नीचे रखने का रेफरेंस है। अभी जो नाइट्रोकॉन्टिन ग्रुप की दवाई है एलोपैथी में, तो वो दी जाती है और जीभ के नीचे रखी जाती है, तो तुरंत एफिकेसी आती है। वो तुरंत हार्ट का जो दिक्कत हो रही है, पेशेंट को एंजाइना पेन हो रहा है, तो दवाई देने के बाद तो उसका रेफरेंस आयुर्वेद के ग्रंथ से लिया गया है। पूरा उसका उठांतरी है ये। मेरा तो ये सीधा दावा है कि ये उठांतरी ही है। क्या बात है सर, काफ़ी हमको आपसे नया नया पॉइंट्स जानने को मिला। तो शायद हम अगर सिंप्लीफाई करें तो मॉडर्न मेडिसिन आज के 1000 साल बाद या 2000 साल बाद जहाँ पहुँचा होगा, शायद वो पाएगा कि आयुर्वेद वहाँ ऑलरेडी बैठा है। शायद हम इतना समराइज़ कर सकते हैं आज की टॉक में। थैंक यू सो मच सर, आपका इंसाइट शेयर करने के लिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड होपफुली हम हमारे व्यूअर से भी कहेंगे, अगर कुछ और उनको जानना होगा, मे बी वुमेंस हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे थोड़ा और अगर उनको जानना हो, मेंस हेल्थ पे थोड़ा जानना हो, तो हम आपको एक और बार इनवाइट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। और दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा पद्धति बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए, आयुर्वेद को अपनाइए, तंदुरुस्त रहिए और आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करिए।
थैंक यू सो मच। अगर आपने ये पूरा एपिसोड एंड तक देखा है, अगर इसमें आपको कुछ भी नया जानने को मिला या ऐसा कोई भी फैक्ट अगर आपको जानने को मिला, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और उस पे आपके क्या ओपिनियंस हैं वो भी, बिकॉज वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस, वो भी आप हमको बता सकते हैं। और ये एपिसोड आप किसी एक के साथ शेयर करिए जिसके लिए शायद ये लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। और ऐसे टॉपिक्स अगर आपको नए चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन टेल अस इन कमेंट्स सो दैट वी कैन ब्रिंग इट ऑन टेबल फॉर यू गाइस। थैंक यू।